फ्रेंड्स, मैं प्राची जैन 12th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में हमारे लिए पढ़ना है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन से संबंधित हमें सभी तथ्यों को समझना है। तो पहले हम बता दें कि इस यूनिट को 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। अभी सिर्फ हम फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे लिए सभी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हों, बहुकोशिकीय हों, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उन सभी के बारे में पढ़ना है कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्या इसकी आवश्यकता है और क्यों होता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि प्रजनन क्या है यानी रिप्रोडक्शन क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जनकों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना। मैंने यहाँ अपने समान नए जीव को अंडरलाइन किया है। यहाँ पे अपने समान नए जीव से तात्पर्य है कि जैसे अपन ह्यूमन है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा, जो काऊ है काऊ का बेबी काऊ होगी। ऐसे तो नहीं है कि काऊ मनुष्य को जन्म दे दे या मनुष्य काऊ को जन्म दे दे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जन को द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना ही प्रजनन है। इस प्रजनन में हमारे लिए अब आप पूछेंगे कि ठीक है मैम, समझ में आ गया कि प्रजनन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे हो गया ठीक है, लेकिन इसका हम क्या करें, क्या ज़रूरत है इसकी या क्या महत्व है इसका। तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक जो अपने दादा दादी हैं, वो उनके ऑफस्प्रिंग हमारे माता पिता थे और हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। तो हमारे लिए पता है कि हमारे जो दादा दादी थे वो कैसे थे। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें क्यों पता है कि वो कैसे थे या उनका लाइफ साइकिल कैसा था। तो वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बताया। क्योंकि उस टाइम जो है हम थे नहीं, हमारे पेरेंट्स थे और पेरेंट्स ने हमें बताया कि वो कैसे थे। तो पेरेंट्स ने जन्म दिया तो हम हुए और फिर हम भी मैच्योर होंगे, हमारी शादी होगी, हम एक नई ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। तो जो एक प्रजाति है, मतलब ह्यूमन है या कोई भी प्रजाति है, बंदर की हो, गाय की हो, पेड़ पौधों में भी ऐसे ही होता है। एक प्लांट्स रहता है, उसके बीज के द्वारा एक न्यू प्लांट्स जनरेट होता है। तो प्रजनन के कारण ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। तो यही इसका महत्व है कि लाइफ को कंटिन्यूअस रखने या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जन्म देने या न्यू पीढ़ी आए, उसके लिए प्रजनन जरूरी होता है और प्रजनन के द्वारा ही एक नई संतति उत्पन्न होती है। तो यही इसका महत्व है कि प्रजनन यदि नहीं होता, सपोज दैट रिप्रोडक्शन है ही नहीं, ना ऑर्गेनिज्म में है, ना ह्यूमन में है, ना प्लांट्स में है। तो फॉर एग्जाम्पल एक तोता है, तोता का लाइफ साइकिल 150 का होता है। नेक्स्ट टॉपिक एक जीवन अवधि में बताऊंगी कि क्या है ये लाइफ साइकिल। बट अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे तोता है, तो तोता का 114 ईयर्स होता है लाइफ साइकिल। तो यदि उस बीच में उसकी डेथ हो जाती है तो फिर हमें कैसे पता, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये एक ही तोता रहता, एक तोता मर गया, फिर न्यू तोते कहाँ से आते, हमें कैसे पता चलता कि ये भी तोता है। तो इस तोते ने मरने के पहले मैच्योरिटी थी इसने अपने समान एक नए पैरेट को जनरेट किया, उस पैरेट से एक नया पैरेट हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस में एक तोते से हजारों तोते बने। तो क्या एक ही तोते ने सभी हजारों तोतों को जन्म दे दिया? ऐसा नहीं है। एक तोते ने दूसरे तोते को जन्म दिया, फिर दूसरा एडल्ट हुआ, वो मैच्योर हुआ, फिर उसने दूसरे को जन्म दिया। तो एक तरह से एक सीरीज बन गई कंटिन्यूअस कि तोते की ऑफस्प्रिंग तोता हुआ। ऐसे ही ह्यूमन में भी यदि कोई फर्स्ट ह्यूमन था पृथ्वी पर, उसकी डेथ हो जाती, यदि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम सभी नहीं होते। एक था, उसकी डेथ हुई, वो मर जाता, फिर क्या हम होते? नहीं होते। लेकिन रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के थ्रू उसने एक न्यू पीढ़ी को जनरेट किया, न्यू जनरेशन ने हमें जनरेट किया। तो इस कारण पृथ्वी पर लाखों मनुष्यों का जन्म हो गया। तो रिप्रोडक्शन का महत्व हमने आपको समझा दिया है। अब सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना है जीवन अवधि। जीवन अवधि, लाइफ स्पान, किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। मैंने बताया कि किसी भी जीव का जन्म हुआ तो जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके बीच में वो जितना समय व्यतीत करता है उसी को जीवन अवधि बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्राकृतिक मृत्यु को अंडरलाइन किया है। तो प्राकृतिक मृत्यु क्या है?
अब जैसे तोता है, तोता की जो जीवन अवधि होती है वो 140 वर्ष होती है। तोता का जो लाइफ साइकिल है वो 140 वर्ष का होता है, 140 वर्ष। यदि आपने बोला कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो तोता था वो तो 20 साल में ही उसकी डेथ हो गई थी, तो इसी के लिए इस कन्फ्यूज़न को ही दूर करने के लिए यहाँ परिभाषा में प्राकृतिक मृत्यु शब्द का प्रयोग किया है। प्राकृतिक मृत्यु जैसे कि कोई तोता है, यदि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जैसे उसका बर्थ हुआ और वो उड़ने गया, फ्लाई की उसने, और बीच में उसका कहीं कार से, बाइक से, किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो गया या उसकी बॉडी नष्ट हो गई, तो आपने बोला कि उसकी तो सिर्फ डेथ 2 ही वर्ष में हो गई और आप बोल रही हो कि नहीं वो तो 140 वर्ष जीता है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राकृतिक मृत्यु यदि किसी कारणवश मानव द्वारा या प्रकृति के किसी कारण द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होती तो वह 140 वर्ष तक ही जिएगा। ऐसे ही अब एक और कंसेप्ट है, इसमें बोला जाता है कि जो जीवन अवधि है, एनसीईआरटी में भी इसे बोला है, एनसीईआरटी में बोला है कि जो जीवन अवधि है वो जीवों की साइज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि सिमिलर साइज़ वाले जो जंतु होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए तोता 140 वर्ष और जो कौआ यानी कि क्राउ होता है वो 15 वर्ष तक ही जीवित रहता है। हाँ, मतलब यदि आपने देखा हो कि दोनों की साइज़ सिमिलर है, दोनों आकार में समान है, लेकिन फिर भी ये तोता जो है वो 140 वर्ष तक जीवित है और ये कौआ सिर्फ 15 साल तक ही जीवित है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु, मतलब जब तक किसी कारणवश उसकी डेथ नहीं हो रही, नेचुरली उसकी जो डेथ होगी वो उसकी जीवन अवधि है। ठीक है, तो तोता 140 वर्ष और कौआ, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एनसीईआरटी में बोलते हैं कि जो जीवन अवधि या लाइफ स्पान होती है वो जीवों के आकार से संबंधित नहीं होती। यानी कि यदि 2 जीव हैं, जैसे मैं और कोई कौआ है, ठीक है, तो मेरी लाइफ साइकिल अलग रहेगी, उसकी लाइफ साइकिल अलग रहेगी, क्योंकि हम दोनों की साइज़ ही अलग अलग है। लेकिन यदि किसी की साइज़ भी सेम है, जैसे कि कौआ है और तोता है, दोनों की साइज़ सेम है, बट कौआ जो है वो केवल 15 वर्ष तक ही जीवित रहता है और तोता 140 वर्ष तक ही जीवित रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनकी जो नेचुरली लाइफ स्पान है या जो उनकी नेचुरली जीवन अवधि है वो दोनों की अलग है, लेकिन आकार दोनों के समान है। तो यहाँ पे बोला जाता है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी है कि जीवों की जो जीवन अवधि है वो उनके आकार पर निर्भर नहीं करती। ये सेम लाइन आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ये सेम लाइन आपके लिए मिलेगी। और ये जो पॉइंट है मैं इसे इसलिए इतना ज़्यादा लार्ज करके एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन पेपर है 2020 उसमें भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने जीवन अवधि भी समझ ली कि जीवन अवधि क्या है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अभी मैंने पक्षियों के बारे में बताया, और जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे कि बैनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, मतलब आम का पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है, उन दोनों की साइज़ सेम है। लेकिन यदि हम कंपेयर करें पीपल के पेड़ से आम के पेड़ को तो देख सकते हैं कि जो पीपल का पेड़ है उसकी जो जीवन अवधि बहुत कई सालों तक वो जीवित रहता है, और जो आम का पेड़ है वो बहुत ही कम समय, यदि एग्जाम्पल के लिए यदि जो पीपल का पेड़ है वो 200 साल तक जीवित है, तो जो आम का पेड़ है वो उसकी तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक ही जीवित रहता है। तो आपने देखा कि कहाँ 50 वर्ष और कहाँ 200, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यही होता है कि कोई जीव जो है वो एक दिन भी जीवित रह सकता है और कोई जीव जो है वो करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। तो जो इतना बड़ा डिफरेंस है वो इसी के कारण है कि उन दोनों की जीवन अवधि अलग अलग है।
से हमने देखा कि जीवन अवधि प्रत्येक जीव की फिक्स है, निश्चित है कि उसे एक समय के बाद उसे मरना ही है, उसकी डेथ फिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो इमॉर्टल है या अमर है। बट हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि एक कोश के जीवों को छोड़कर, मतलब एक कोश के जीवों के अतिरिक्त पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और वो उतने ही समय तक जीवित रहता है। परंतु जो एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज़ हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक कोश के जीवों के अतिरिक्त। एक कोश के जीव का मतलब यहाँ से है कि जो एक कोश के जीव होते हैं उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, उनका पूरा जीवन होता है, वो एक कोशिका में ही पूर्ण हो जाता है, ना ही उसमें सेल डिवीज़न होगा। तो एक कोश के जीव अमर होते हैं, इन्हें अमर की श्रेणी में इसलिए रखा गया है। और जीवन अवधि का जो कंसेप्ट है वो इनके लिए बस यूज़ नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक कोश के हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरिया के यदि हम 10 टुकड़े कर दें, जितने टुकड़े भी करना चाहें हम कर सकते हैं, बट ये टुकड़े होने के बावजूद इसकी हमने बॉडी को पूरा खंडित कर दिया, बट इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी कट होने के बाद भी इसकी डेथ नहीं होगी। इसकी डेथ इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक कोश ये जो जीव है इसके हमने जितने भी सेगमेंट्स किए हैं, ये पूरे सेगमेंट्स अलग होकर एक न्यू प्लेनेरिया को बर्थ कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 इसके पीस किए हैं, ये तीनों पीसेस जो है वो अलग अलग प्लेनेरिया को जनरेट कर देंगे और एक प्लेनेरिया से दूसरा प्लेनेरिया बन जाएगा और यहाँ से इससे भी एक दूसरा प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इसकी डेथ नहीं हुई, मतलब ये क्या है, अमर है, इमॉर्टल है। ऐसे ही जो ईस्ट है, ईस्ट भी हमारा एक कोश के जंतु है, एक कोश के कवक है, एक कोश के कवक है, ये फंगी है। इसकी बॉडी है पूरी, इसमें इसका न्यूक्लियस है, ये इसका नाभिक है और ये इसका कोशिका द्रव है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो बॉडी है, ये मरने से पहले इसकी जो बॉडी होती है उस पर एक छोटा सा हल्का सा उभार आता है। इस उभार को हम बोलते हैं बर्ड, या इसी को हिंदी में हम बोलते हैं कलिका। ये बर्ड है, ये कलिका बन जाती है और ये कलिका जो है वो अपने पेरेंट्स से, मतलब जो इसकी जनक कोशिका है जिसमें ये उभार बना है, उसमें ये धीरे धीरे इससे पोषण ग्रहण करती है और मैच्योर होकर अल्टीमेटली मैच्योर हो जाती है। और मैच्योर होने के बाद ये धीरे धीरे अपनी जो जनक कोशिका है, इस जनक कोशिका से अलग होने लगती है क्योंकि इसने फुल्ली मैच्योर हो गई है। और फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये पूरी तरह से ही अपने पेरेंटल से अलग हो जाएगी और इस प्रकार एक नई ईस्ट का जन्म हो जाएगा। जिस जीव से जन्म हुआ है, मतलब जिससे इस नए संतति कोशिका का निर्माण हुआ है, उसको हम बोलते हैं जनक कोशिका। ये हमारी जनक कोशिका है, जनक कोशिका। और जो नए ऑफस्प्रिंग इससे बनती है, मतलब इसका जो इसने जिसको जन्म दिया है, न्यू ईस्ट जो सेल बनी है, उस न्यू ईस्ट सेल के लिए हम बोलते हैं संतति कोशिका। तो आपने देखा कि जो जीवन अवधि का कंसेप्ट था वो केवल एक कोश के जीवों के अतिरिक्त सभी के लिए होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, फ्लावर हो, कोई भी हो, सभी की फिक्स होती है कि वो एक निश्चित जीवन काल तक ही जीवित रहेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। बट जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमीबा होता है, ऐसा कौन सा जंतु है जो अमर है, मतलब उसका जीवन काल नहीं है, वो हमेशा ही जीवित रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो अमर है, तो ये है अमीबा, क्योंकि इसमें भी इसी प्रकार से विभाजन होता है और इसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो हमने देखा कि जीवन अवधि का कंसेप्ट एक कोश के जीवों के लिए नहीं है।